अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर अस्मा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की बहुत ही प्यारी गुदगुदाती और थोड़ी थोड़ी रोमांटिक एपिसोड, यानी एपिसोड 18। और आज बहुत मुश्किल से एपिसोड पूरी कर सकी हूँ। एक तो लॉन्ग लिखने का जब से स्टार्ट किया है मेरे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं बचा, तो बहुत मुश्किल से मैं इसको कंप्लीट कर पाई हूँ और जल्दी से अब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। एपिसोड 18 नावल रूह अदा बाय अस्मा मिर्ज़ा बहुत ही प्यारी है। अपनी धड़कनें दिल की संभाल लीजिएगा। जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। मेरे डर मेरे करीबी लोगों का बहुत दिल दुखाते हैं, नामा ने बेबसी से इतराफ़ किया। वो इसी पर खुश था कि नामा ने इसे करीबी तो माना जिन्हें तुम अपने करीब आने की इजाज़त देती हो। ये वाला दुखी होना उनकी खुशकिस्मती है ना, कि उनके हाथ में ही तुम्हारे दर्द दूर करना भी दर्ज है। वो आंखें हेजल से कोई और रंग बदल गई, जैसे इनमें दुनिया जहां की मोहब्बत और नरमी उतर आई हो। नामा ने हैरान होकर नूह को देखा, पर डर तो कोई दूर नहीं कर पाता। मैं खुद ही संभल जाती हूँ, वो ये इतराफ़ करते मासूम सी लगी और चाहे जाने के लायक भी, क्योंकि नूह ने उसका हाथ दबाया था, नामा को एहसास दिलाया था कि वो उसके कितने पास है और इतने पास उसके डर ही मिटाने आया है। जिस दिन मैं थोड़ा सा भी तुम्हारा डर दूर कर पाया, मुझे बताओगी नामा सुल्तान, बहुत सामान, बहुत सी मोहब्बत और बहुत सी अकीदत थी। नूह किस चाहत में कि नामा से कितनी देर बिना आंखें झपकाए देखती रही। नूह को गुमा से गुजरा कि वो सांस भी रोक चुकी है। तभी वो शरारत से हल्की से फूंक नामा के चेहरे पर मारता इसे होश में ले आया। उफ, ये होश दिलाने का नूह की तरह हसीन तरीका नामा को कपकपाकर रख गया। इस लड़की के वजूद में उतरती लर्जिश नूह को महसूस हुई थी। तभी जनाब शरारत छोड़े संजीदा हुए। बता पाई तो जरूर बताऊंगी। वो संभल तो गई, पर नूह को इतना तो पता चल गया, दोबारा ये फूंक वाली हरकत करे नामा का खून नहीं सुखाना। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। अभी तुम मुझे भूल कर बाबा के साथ रात तक रेस्ट करो, फिर मेरे साथ विला शिफ्ट हो जाना। रात ऐसी घबराई डरी कैफियत से निकल जाओगी ना रात तक। वो इससे पूछते बहुत नरमी बरत रहा था, जबकि नामा ने शिफ्ट वाली बात पर नजर झुका ली। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, पर मुझे तो तुम्हें अपने साथ रखना है। मेरी पर्सनल ड्राइवर 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, ये सोचा था मैंने। मेरा मतलब सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सोच अभी बताई जा सकती है वो यही है, बाकी बताने वाली नहीं है नामा। वो अव्वल बातें रवानी से बोल तो गया, पर फिर बोलते ख्याल आया कि नामा का दिल दुख रहा है ड्राइवर को पर्सनल करने वाली बात पर। तभी न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। नामा हफीफ सा मुस्कुराई इन सारी ना बताई जाती सोचों पर। रूह को वो 2 लम्हे की मुस्कुराहट कहीं का ना छोड़ सकी थी। नामा, बहुत बकवास करता है ना तुम्हारा बॉस। उसकी तरफ देखे बदहवास और दुखी साथ हुआ, तो नामा की इस बार बस भूरी आंखें मुस्कुराई। उसके हाथ से हाथ छुड़वाती दूसरी साइड से उठकर पैर नीचे लटकाए अपनी हिल्स ढूंढने लगी। अभी सच बोलने का मूड नहीं मेरा, आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं घर जाऊंगी बाबा के पास। मेरी हिल्स कहाँ है? वो उठकर नामा की तरफ आया तो उसके पैर देखकर नीयत बिगड़ने लगी। नामा का दिल घबराया तो फौरन इधर उधर नजरें घुमाई। उसके पैरों पर रहा साहा भी लुट चुका था गाड़ी में। दरअसल मैंने तुम्हारे पैरों को रिलीफ देने को उन्हें वहीं उतार दिया था, मैं लेकर आऊं? नूह ने नजर सी चुराई तो नामा इससे पहले उठती नूह ने आगे बढ़कर नामा को किसी गुड़िया की तरह बाजुओं में उठाया कि वो खुद शाकी घबराई डरी नजरों से नूह को देख कर रह गई। मेरे जीते जी ये पैर जमीन की मट्टी को नहीं छू सकते, तुम इसे मेरा ऑर्डर समझना। वो सख्ती से जता गया। आप ही मेरे जीते जी मेरी हिल्स को छूने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बुरा लग रहा है कि आपने उनको उतारा, मुझे नीचे उतारे प्लीज, सब लोग देखेंगे। फिर से पैनिक अटैक दिलवाना चाहते हैं? वो सब परेशानी से मिनमिनाई, जिसे नूह ने उठाया नहीं बल्कि जान निकाल ली हो, जबकि उसे नंगे पैर चलने देता ऐसा मुमकिन कहाँ था। वो उसके पैरों से इतनी मोहब्बत करता था कि नामा को अंदाजा ही ना था। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं, तो हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। रही बात पैनिक अटैक की, अगर मेरे होते हुए अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ नामा, तो नहीं जानता खुद के साथ कितना दुगना बुरा कर बैठूंगा। तो अपने हौस संभाल लो, यही बेहतर है। अगर तुम मुझे हील्स लाने की इजाज़त नहीं दे रही, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान यानी रोल्स रॉयस तक ऐसे ही उठाकर छोड़ कर आऊँगा। वो उसकी किसी बात को सुनने के मूड में ना था और नामा की जान निकल रही थी नूह के इतने करीब। ऊपर से वो उसकी गर्दन में बाजू ना जमाती तो गिर पड़ती। हालांकि ये बस नामा को लगा, लेकिन ऐसा ना था। वो नामा को बहुत इजीली होल्ड किए हुए था और कभी उसे गिरने देता, ऐसी नौबत ना आ सकती थी। इसे मेरी जान मत कहें अभी,
नामा ने रोती सी आवाज में बाजू बाहर नूह की गर्दन में हायल कर ही लिया। उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई कि किसी का यूं सामना जान और निकालता। नूह ने उसकी खुशबू के साथ साथ मिन्नत भी खुद में उतरती महसूस की। फिर किसे कहूँ तुम्हारी जान, वो इसे टीज करता इस तरह बाजुओं में उठाकर लिए रूम से निकला। तो नामा ने मजीद जोर से नूह को जकड़ा क्योंकि वो जानती थी पूरे हॉस्पिटल ने यही नज़ारा देखना है और वो हरगिज किसी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। किसी को चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखती थी। अभी तो शुक्र ये वरियाम हॉस्पिटल ना था। नूह को नामा ने कोई जवाब ना दिया। सबने ही नूह दुकान की बाजुओं में इस लड़की को सिमटता देखे रश्क आंखों में भरा था। और वो अब जमाने की परवाह क्यों करता जब इसने नामा से जुड़कर वैसे ही दुनिया से एक तरह किनारा कर लिया था। वो बुरी तरह कांप रही थी, शायद पैनिक हो रही थी। पहले ही दिन नूह का इस पर यह जुल्म कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। नूह ने एक हाथ से कार डोर ओपन करते झुककर नामा को बहुत महारत से ड्राइविंग सीट पर बिठाया तो अपनी सुर्ख आंखें और मुंह फेर गई। वैसे तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी था कि तुम मेरे शूज पहन लेती और मैं नंगे पैर आ जाता। ऐसे तुम्हें मेरे गले ना लगना पड़ता ना। जान निकल रही है ऐसे तुम्हारी तो फ्यूचर के लिए ट्रिक याद रखना। मुझे नंगे पैर चलना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके कान से लगकर नामा के अंदर अपनी सरगोशी और नजदीकी से लर्जा उतार गया। भला नामा कैसे बर्दाश्त करती कि वो नंगे पैर चलता। हील्स पहन लो। वो इसे देखते उसके पैरों पर सरसरी सी नजर डाले दूर हुआ और डोर बंद करते घूम कर जब साथ आकर बैठा, नामा ने सीट पीछे सरकाते अपनी हिल्स पहन ली और दिल बनकर तड़कती रही क्योंकि वो इसे देख जो रहा था। हील्स पहनते ही नामा ने स्टीयरिंग संभाला पर नूह को ना देखा। मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके तुम घर पहुंचते ही बस एक खैरियत का मैसेज कर देना नामा। आज इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जवाब भी नहीं कि आज तुम्हारी जान कौन है, इसलिए पुरसुकून हो जाओ प्लीज़। उसका फ़ोन उसके हवाले करते ही नजरें और चेहरा दोनों फिर गया। तो नामा ने कुछ देर नूह को देखते ही गाड़ी स्टार्ट की। हॉस्पिटल तक दोनों ही चुप रहे और इससे पहले नामा बाहर निकलती नूह ने उसका हाथ पकड़ते रोका। नामा दम साधे नूह को देखने लगी। बाहर मत निकलो, सब बस जाओ घर और बाबा के पास। तुम्हें मजीद नजर लगना अफोर्डेबल नहीं। सबको यहाँ पता है तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो तो सब घेर लेंगे तुम्हें। और मैं भी तुम्हारी किसी बेसुकूनी को नहीं चाहता नामा। सुकून की नींद लेना, आई रिक्वेस्ट। वो बिल्कुल साकिन थी। नूह की हर बात सुने सर हिलाती गई पर खुदा गवाह था वो इससे दूर जाना नहीं चाहती थी। गुड बाय। वो अमादा नजरों से देखती चेहरा फेर गई। ध्यान से ड्राइव करना, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारे मैसेज मिलने तक। सी यू नामा सुल्तान। वैसे उन्स फिक्र और मोहब्बत मेरी नज़रों में बसाए ही सीट बेल्ट खोलकर डोर भी ओपन करता बाहर निकल गया और नामा की नज़रें उसका दूर तक ताक़ुब करती रही। ये तो फ़ोन का नोटिफिकेशन था जो नामा को होश में लाया। फ़ौरन से इसे ओपन किया जहाँ नूह की उसके अकाउंट पर लगाई पोस्ट आधे घंटे में मिलियन लाइक से अट चुकी थी, जबकि नामा की नज़रें और दिल तो कैप्शन पर अटक गया। एक आंसू लकीर सी बनाता नामा की गाल पर रिंगा। वो दर्दनाक हिचकी बढ़ती मंजर सोगवार कर गई। मुझे अगर मोहब्बत करने की हिम्मत दी है तो इसे जाहिर करने का थोड़ा हौसला भी तो दें अल्लाह, वरना ये शख्स हमेशा मेरी ज़ात से दुख ही पाता रहेगा। नूह आपने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा सिवाय अपने। वो इन अनगिनत पैगामात को छोड़े बस नूह के लफ्ज़ों पर ही सिमट गई। खुदा गवाह था इन धुंधली आंखों से वो ड्राइव ना कर सकती थी, फिर भी गाड़ी स्टार्ट कर ली, चली गई। इस हसरत को साथ ही लिए कि काश एक जुमला वो भी ऐसा कह देती कि वो शख्स सुकून पाता। यही कि नामा की जान अब रोल्स रॉयस में नहीं बल्कि नूह दुआन में आ चुकी है। उफ, नामा की बेबसी पर मौसम अफसुर्दा हो गया था। फार्म हाउस में सभी अफसुर्दा थे पर नामा की हैरियत की इत्तला पर जैसे सबके डूबते दिल जगह पर आए। मेहमान रुखसत हुए तो बस अमाइल और मानिया ही रह गए। हिरत साहब ने अपनी बहू को अपने पास बिठा रखा था जबकि अमाइल सामने वाले काउच पर फिरोज अंकल के साथ बैठा था। अब से ये घर तुम्हारा है पुत्र, मेरे अमाइल के साथ साथ। जल्दी से ठीक होकर आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी सूरत रौनक दी है हमें। मानिया ने मुस्कुराकर हिरत अंकल का हाथ पकड़े चूमा। वो सामने बैठे अमाइल को देखे ब्लश की थी। नामा की इसी लम्हे बाबा को कॉल आई। बाबा मैं ठीक हूँ, घर आ रही हूँ, परेशान ना हो। सबकी तवज्जो फिरोज साहब के फ़ोन पर आती नामा की कॉल पर थी। आ जाओ बाबा की जान, नूर रुखसत नहीं करेगा तुझे। वो थोड़े फिक्रमंद थे जबकि ड्राइविंग करती नामा थका सा मुस्का दी। रात को शायद ड्रॉप करने जाऊंगी तो मे भी वो और उनके बाबा रोक लें, लेकिन अभी मुझे आप चाहिए, नामा ने थकी से लहजे में बताया।
ٹھیک ہے میرا بچہ، مانی اور امائل بھی یہیں رک رہے ہیں، آج آجا تو بھی میرے پاس۔ وہ بابا کو مسکرا کر روکی کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ جبکہ فیروز صاحب نے سب کو نامہ کے آنے کا بتایا تو سب کی افسردہ صورتیں بحال ہوئیں۔ امائل، مانیہ کو اپنا روم تو دکھاؤ۔ اوپس، اس کا روم؟ میرا بچہ تھوڑا ریسٹ کر لے، یا بھوک لگی ہے تو بتاؤ، تمہارا یہ مسٹر بہت اچھا شیف ہے۔ مانیہ کو بھوک تو سچ میں لگی تھی، اور شیف والی بات پر وہ سچ میں امپریس ہوئے امائل کو دیکھنے لگی۔ کیا سچی؟ مجھے بنا کر کھلاؤ گے کچھ؟ وہ فوراً سے فرمائش کرے مسکرائی تو بندہ ناچیز نے فوراً سر ہم کیا۔ دونوں بڈوں نے بھی آنکھوں سے حوصلہ بڑھایا، جسے کہہ رہے ہوں جا بیوی کے دل تک پیٹ کے راستے پہنچ جا ہمارے شہر۔ امائل نے اٹھ کر مانیہ کی طرف ہاتھ پھیلایا تو وہ شرما کر ہاتھ تھماتی اٹھی تو ہرد اور فیروز دونوں محترمین نے نظر اتاری۔ وہ اسی لیے پہلے اپنے بیڈ روم آیا۔ بہت ہی خوبصورت روم تھا جس کے کھلے رنگ مانیہ کو دیکھتے ہی مسکراہٹ دے گئے۔ پہلے تم چینج کر کے ایزی ہو جاؤ، اندر وارڈروب میں کچھ ٹراؤزر شرٹس ہینگ ہے، رینڈملی لیے تھے، کیجول، اچھے لگیں گے تمہیں۔ پھر ہم ساتھ کچن میں چلتے ہیں، تمہیں جو کھانا ہے بتاؤ، میں تمہیں خود کوک کر کے دوں گا۔ اس کے بعد میڈیسن لے کر سونا ہے تمہیں، اوکے؟ وہ اس کی انسٹرکشن سنے پلٹ کر مسکرائی۔ یہ تو بالکل آرمی والی روٹین ہے، کھاؤ پیو اور سو جاؤ، تم سے باتیں کب کر سکتی ہوں، یہ والا تھوڑا ٹائم بھی رکھو نا۔ وہ اس کے شکوے پر مسکرایا۔ مانیہ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھامے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ تم سونے تک مجھ سے بہت سی باتیں کر سکتی ہو، ناما آئے تو اس کے ساتھ بھی گپ شپ بھی لگا لینا، کچن میں مجھے کمپنی دے سکتی ہو، اس کے بعد بھی تمہیں الگ سے ٹائم چاہیے۔ فکر کے ساتھ وہ مانیہ کے لیے سب ترتیب دیتے بھی اختتام تک جب وہی سوال دہرا رہا تھا، مانیہ نے پھر سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ امائل اس کی آنکھوں کی ستائش میں اب کیا کہتا جو امائل پر جب بھی آ کر جمتی حسین ترین ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں نیند آنے تک تمہارے پاس رہوں گا، یہ بہتر ہے کچھ؟ اس کے ہاتھ کو چھوڑتے خوشی سے بری امائل کے سینے پر سر ٹکا کر اس کو دونوں بازوؤں سے تھامے امائل میں ایک سپارک سر جگاتی اپنی نرم شدت سے خود بھی سینے سے جا لگی کہ دونوں کے دل کی دھڑک ایک دوسرے میں منتقل ہوتی بھی محسوس کی گئی۔ تھینک یو امائل، وہ جیسے اس ممنونیت پر ہوش میں آیا، لیکن کس چیز کے لیے؟ وہ حیران تھا۔ وہ اس کو بازوؤں میں بسائے ہی ذرا چہرہ دور کرتی امائل کو دیکھنے لگی جس کی سیاہ آنکھیں مضطرب تھیں۔ کل جب تم نے کال کی میں ایسی تکلیف میں تھی کہ میرا دل پھٹ جاتا، شدت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے روم کی ہر چیز اس سکھ کی گواہ ہے جو تم سے بات کرتے مجھے ملا، اور کل مجھے بہت اچھی نیند بھی آئی۔ وہ بھی اعتراف کر رہی تھی تب بھی آنکھوں میں وہ بھی اعتراف کر ہی رہی تھی تبھی آنکھوں میں حفیف سی سرخی جگی۔ امائل نے بازو اس کی طرف لے جاتے خود بھی باندھے، اس کے ماتھے پر جھک کر تادیر اپنے ہونٹوں کی حرارت بخش کر مانیہ کے وجود سے جڑے، ذات سے وابستہ اور روح تک اترے ہر سرد پن کا توڑ کر دیا۔ مانیہ کی آنکھوں کی سرخ لکیریں کچھ اور پھیلنے لگی۔ میں تمہارا یوں ہی خیال رکھنا چاہتا ہوں، بس تم یہ حق مجھ سے کبھی مت لینا۔ وہ اسے دیکھتی دیکھتی اس گزارش پر واپس اس کے سینے سے جا لپٹی۔ آؤ ڈریسز دکھاؤں تمہیں، فیوریٹ کلر تو مجھے پتا نہیں تمہارا، لیکن تمہیں بلیک بہت پہنتے دیکھا تو میں نے 2 ڈریس بلیک بھی لیے، کیا تمہیں پسند آئیں گے؟ اس کو مزید اداس نہیں برداشت کر سکا، تبھی مانیہ کو متوجہ کیا جس کا فیوریٹ کلر اب سے باہدہ بلیک ہی تھا۔ ہاں، اس لمحے سے جب سے وہ امائل کی آنکھوں پر عاشق ہوئی تھی، بہت آئیں گے۔ وہ اس کے ساتھ ہی چینجنگ روم میں گئی جہاں اس کے لیے سجی چھوٹی سی وارڈروب رینج خود امائل نے اسے دکھائی۔ سب بہت ہی کیجول اور بنا کسی ریویلنگ ڈیزائن کے ڈریس تھے جنہیں مانیہ منہ نہ لگاتی تھی۔ آج کے ہی سب سے پیارے لگے۔ تمہیں میں سر سے پیر کور اچھی لگتی ہوں کیا؟ مانیہ نے پلٹ کر نرم نظریں امائل پر ڈالی۔ تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امائل کے لہجے میں استحقاق چھلکا، جسے وہ مانیہ کی ٹریٹمنٹ کے بیچ تو کبھی شو نہیں کرنا چاہتا تھا، پر جب وہ سامنے ہوتی تھی تو امائل کا دل اپنی ہر ترتیب بلانے لگا تھا۔ کسی نے اتنا خوبصورت حق مجھ پر آج سے پہلے نہیں جتایا ہوگا۔ وہ رشک میں لپٹی تھی۔ امائل نے اپنی آنکھوں کی بے خودی اور شدت زائل کرنے کی کوشش کی پر ہو نہ سکا، تو وہ وہاں سے کچھ بھی کہے سنے جانے لگا۔ تو مانیہ لپک کر اس تک پہنچی پر امائل کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے اس نے بس اسے مدھم سا پکارا اور وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور جا رہے ہو یا دور بھاگ رہے ہو؟ بس اس کنفیوژن کو دور کر دو۔ وہ روبرو آ رکی امائل نے اس کی آنکھوں سمیت پورے چہرے کو فرصت سے دیکھا اور مانیہ کی ٹھوڑی پر پکڑ جماتے مسکرایا۔ یہ دونوں نہیں کر سکتا، باہدہ نہیں کر سکتا۔ ہو گئی کنفیوژن دور؟
وہ اتنے مان یقین اور چاہت پر کیسے نہ بہار ہوتی، اس لڑکی کے رخساروں میں پھول سے اترے ہو گئی اور مجھے اسپیشل بھی فیل کروا گئی۔ تم کچن پہنچو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ کہتے ہی پلٹی تو مائل نے اپنے قدموں کو بڑی دقت سے مانیہ کے پیچھے جانے سے روکتے کمرے کا رخ کیا، اور وہاں بھی چند لمحے گزرتے ہی مانیہ کی خوشبو چار سو رچی فیل کرتے وہ کمرے کی حد بھی عبور کر گیا۔ وہ مانیہ کی مہک کو موجودگی سے خود دور رکھ رہا تھا اپنے آپ کو۔ وہ اس کے لیے مہربان روپ میں چنا گیا تھا، ورنہ اسے بتاتا اس کے بنا اب سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ امائل نے جب تک چکن وغیرہ نکال کر واش کیا، لاؤنج میں ناما کی آواز پر وہ ہاتھ دھوئے باہر آیا تو وہ بابا کے سینے لگ کر بیٹھی آنکھیں بند کر چکی تھی، سوئی صورت۔ امائل کی شرارتی مگر لاڈ بری پکار پر وہ بند ہوتی آنکھیں کھولتے ہی تھکا سا مسکرائی۔ ایسی تھکی مسکراہٹ تم ڈاکٹر ادا کو بھی دیکھ کر آئی ہو؟ خدا کی پناہ، انہوں نے اسے ٹھیک کیے بنا تمہیں آنے کیسے دیا لڑکی؟ وہ حیرت صاحب کے ساتھ ہی آ کر بیٹھے ناما کو چھیڑ گیا۔ وہ گھوری بھی، پر امائل نے کہاں باز آنا تھا، ان کو بھی ممکن ہے اس مسکراہٹ نے تھکا دیا ہو۔ ناما کا جواب ان تینوں کو تھوڑا سنجیدہ کر گیا۔ تھکنے والے لگتے ہیں کیا وہ تمہیں ناما؟ امائل کی آنکھوں میں سوال تھا اور زبان پر بھی وہی اترا۔ میں تھکانے والی لگتی ہی نہیں ہوں بھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ وہ افسردہ ہوئی تو وہ تینوں بھی ہوئے، پر امائل جانتا تھا ناما کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں، اب اپنے ان کے بنا ناما میڈم کو ہم سب پرانے لوگوں میں آ کر کیسے اچھا لگے گا۔ کیوں ڈیڈ انکل ٹھیک کہا نا، ہماری ناما ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اوہ گاڈ! اور ڈرامائی انداز میں دہائیاں دیے۔ ناما سمیت ان دو کی بھی مسکراہٹ بنا، جو ناما کی اداسی پر خود بھی اداس ترین کیفیت میں تھے۔ نکمے، ناما ہوں میں، یہ مت بھولو، میرے لیے میرے یہی پرانے لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ بابا اسے منع کریں، یہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناما نے لاڈ سے چہرہ فیروز صاحب میں جب چھپایا تو فیروز سلطان نے محبت بھری نظر امائل پر ڈالی، جیسے کہہ رہے ہو اسے مسکراہٹ دینے پر تم پیار کے مستحق ہو۔ دیکھیں تو ہماری میچور اور ڈیسنٹ سی ناما کو لاڈیاں بھی آتی ہیں، کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے میری گناہ گار آنکھوں کو۔ وہ اب بھی کہاں باز آنے والی شے تھا، سب کو ہنسا کر ہی دم لیا، اور پھر مانیہ نے آ کر مزید ہلکا اخباب وسیع کیا۔ امائل نے مانیہ کی فرمائش پر ہی پاستا بنایا تو سب چونکہ ہلکی پھلکی ہی بھوک رکھتے تھے تو سب نے 4 بجے تک پاستا ہی انجوائے کیا۔ پھر ناما کو سلانے کے بعد فیروز اس کے سراہنے ہی کتنی دیر بیٹھے رہے۔ آج ناما ان کے پاس سے جا رہی تھی، یہ تھوڑا دل کو رنجیدہ کر رہا تھا۔ فیروز صاحب کی توجہ ناما کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہی اس کے بجتے فون پر گئی تو وہاں نو عدد دغان لکھا دیکھ اس باپ کے کلیجے تک ٹھنڈک اتری۔ انہوں نے نوح کی کال پک کی۔ میں فیروز سلطان ہوں میرے بچے، ناما بھی سوئی ہے مجھ سے باتیں کرتی۔ فیروز صاحب کی نظریں اپنی ناما کی آسودگی پر جمی تھیں، جبکہ اس بار چائے بریک لیتے بزی ڈاکٹر صاحب کا دل ناما کی نیند کا سنے سرور پا گیا۔ بس یہی جاننا تھا، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ پریشان نہ ہو فیروز انکل، وہ نرمی برتتے بے حد مہربان لگا۔ نہیں ہوں، بس اداس ہوں۔ کیا تم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو نو؟ وہ ان کی بات پر چائے کا کپ اپنے آفس ٹیبل کی سطح پر رکھے وال گلاس تک آ کر رکا، فکر مند تھا۔ جی لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ناما پر مجھ سے زیادہ آپ کا حق ہے، وہ جہاں خوش رہ سکتی ہے۔ فیروز صاحب کا دل اس بچے کے لیے مزید شفقت سے بھرا۔ انہیں ناما کی خوشی چاہتا انسان ہی تو چاہیے تھا۔ یہ تمہارے پاس خوش رہے گی، بس خیال رکھنا اس کا، کبھی کبھی نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی ہے، پھر اسے کسی کے گلے لگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا، اس پر کبھی مت چیخنا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے نہیں، لیکن مردوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس سے واقف ہوں۔ تم ناما پر نہ خود چیخنا، نہ کسی کو چیخنے دینا، وہ کچھ چائلڈ ہوڈ ٹراماز کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک سوال اور کرنا ہے، بس اسے ایک باپ کی تسلی سمجھ لو۔ نو کا دل تک مسکرایا، کیونکہ ناما کی باتیں کرتا ہر بشر اب اسے پیارا تھا۔ پوچھیں انکل، وہی نرم شائستہ سی اجازت۔ کیا تم ناما سے محبت کرتے ہو؟ اسے جب بھی بتاؤ، لیکن مجھے یہ چھوٹی سی تسلی دے دو، اس کے ڈر کہیں میرے یقین نہ دھندلا دیں، یہ خوف مجھے جکڑے ہوئے ہیں بچے۔ وہ اس باپ کی ہر اذیت جانتا تھا تو کیسے نہ تسلی دیتا کہ ہمارا سیکرٹ رہے گا نا۔ نو کی مسکراتی تمہید پر وہ جیسے تڑپ سے اٹھے۔ بالکل میرے بچے، لیکن سچ بتانا۔ وہ ان کی تڑپ پر جان نثار سا مسکرایا۔ میں اسے جیتے جی کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا، نہ ایسا کروں گا۔ کیا یہ خواہش میرے جذبات کو محبت کا نام دے سکتی ہے؟ اف اس سادگی پر مر ہی نہ جائیں۔
इस बाप का सीना शहनाइयों से गूंजा था। बेशक उसकी खुददारी संभाल कर रखना, बाकी ये खुद को और तुम्हें संभाल लेगी। मैंने नामा की तरबियत में हर वो जज्बा बांधा है जिसे चाहने के लायक बना दे। तुमसे बात करके यकीन हो गया कि मैं कामयाब ठहरा। बाकी नामा के मुतालिक तुम्हें कुछ भी जानना हुआ, मैं हाजिर हूँ नो। वो बहुत मशहूर था ऐसी शफकत और मोहब्बत के लिए। ज़रूर, लेकिन मैं उसे देखकर ही सारा जान गया था। फिर भी कभी वो मुझे पजल लगी तो आपकी चौखट पर उलझने लेकर पहुंच जाऊंगा। उसे परेशान होकर नहीं दिखाऊंगा। नूह के लहजे की मिठास पर इस बाप का सीना मानो खुशी और सुख से अट सा गया। जीते रहो। दिल से दुआ निकली और नूह को तो वैसे ही अपना आप आज फातह लग रहा था। वो सुकून से सो रही है। नूह के बेकरार सवाल पर अभी से इस बाप को अपनी लहते जिगर के मुकद्दर पर रश्क सा आया। हाँ, बहुत सुकून से। नूह ने गहरा सांस पुरसुकून सांस लिया और कुछ देर बाद राब्ता तोड़े वो बाहर रोड पर मौजूद ट्रैफिक देखता रहा। फिर कुछ सोचते वो फिर से किसी कॉल को मिलाने लगा। नेक्स्ट वीक के किसी दिन भी कपल स्केटिंग के लिए आएंगे हम, तो मेरे और मेरी वाइफ के लिए वीआईपी पास हर दिन अलग रहना चाहिए। वो वहीं के मैनेजर से कॉल पर मुखातिब था। ओके सर, हो जाएगा। जवाब पाए वो धीमा सा मुस्कुराया और कॉल बंद की। हेजल आंखें कुछ ज़्यादा ही मसरूर थी। थोड़ा संभल लो तुम, फिर अपने जज्बात तुम पर निछावर करने की इब्तिदा करूंगा नामा सुल्तान। तुम्हारे बिना किसी काम को मुंह लगाने का दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है उड़कर आ जाऊं तुम्हारे पास और तुम्हारी नींद में थोड़ा हिस्सादार बन जाऊं। अब तुम्हारे तकिए से भी जलन हो रही है जिससे लिपट कर सो रही होगी तुम। मौसूफ को फारी रहकर बस यही सब सोचता। तभी इरादा किया कि जाकर फर्ज ही निभा ले। मगर दूसरी तरफ जैसे ही फिरोज साहब नामा के कमरे से निकले, नामा ने नींद में ही तकिया खुद से दूर किया और बिना तकिए के ही करवट बदलकर फिर सो गई। लग रहा था नामा का दिल, दिमाग और उसके सोए जागे सारे हवास बस नूह की तरफदार हो गए थे। वहीं अमाइल ने मानिया कि सोने तक इसे कंपनी दी। उसके घुटने पर सर रखे क्या क्या कहती रही इस बारे तो इल्म नहीं, पर अमाइल ने उसका सुकून जरूर पल पल बढ़ता महसूस किया। यहाँ आओ। दिशा काफी लेट उठी थी। मानिया के रूम में आई, पर इसे ना पाए वो थोड़ी बेचैन सी वापस अपने रूम में आई तो मिकाइल जो काउच पर बैठे कुछ लैपटॉप पर काम कर रहे थे, नजरें दिशा पर डाले से मुखातिब कर गए। दिशा हैरान सी पास आकर रुकी भी और मिकाइल के पास बैठ भी गई। तुमने मुझे इस तरह तो कभी नहीं पुकारा मिकाइल, क्या सब ठीक है? दिशा की फिक्र देखते मिकाइल ने लैपटॉप उठाकर साइड रखा और दिशा की आंखों में झांकने लगे। क्या तुम्हें कभी ब्रेस्ट ट्यूमर का इशू हुआ लाइफ में? दिशा उनके सवाल पर मजीद परेशान हुई। तुम्हें कैसे पता चला? वो सदमे में थी। बताओ ना। वो इसरार पर बजिद थे। दिशा को जहांगीर से शादी करने से पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मगर 4 माह में ही इसने इस कैंसर से मुकम्मल छुटकारा पा लिया था और ये बात तो इसने कभी किसी को नहीं बताई थी। हाँ, शादी से पहले, लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं बताया तुम्हें। वो बहुत ही मुस्तरिब थी। तभी मानिया को इतनी कम एज में ये इशू हुआ। वो भी बस 27 साल की ही है। ये उसे तुमसे मिला क्योंकि अगर माँ इससे गुजरी हो तो बहुत चांसेस हैं कि बेटी में भी ये मुंतकिल हो जाए। दिशा की आंखों में सुर्खी की लकीर सी जागी। व्हाट? मानिया को ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ? तो तुम्हें किसने कहा? उसने मुझे तो नहीं बताया। दिशा की बेयकीनी अरूज पर थी। उसने निकाह भी किया है। तुम्हें बताने को शायद तड़प भी रही थी, कल आई थी, पर तुम्हें खुद से और अपनी अयाशियों से फुर्सत मिले तो उसके दिल में झांको। अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि उसके निकाह पर तुम कोई तमाशा लगाओ। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हाँ, जब वो ठीक होकर वापस आई फिर तुम इससे इसका हिसाब ले लेना। दिशा की आंखों में मानो अंगारे जल उठे थे। व्हाट? किससे निकाह किया? मुझसे पूछे बिना, मुझे बताए बिना? इस लड़की ने ऐसा सोचा भी कैसे? बोलो मिकाइल, तुमने करवाया ये? दिशा गराई। जहांगीर आलदीन की इजाजत से हुआ ये सब। मिकाइल दुकान ने उठकर खड़ा होते दिशा पर एक और बम गिराया। उसे भी देख लूंगी और तुम्हें भी, याद रखना। दिशा ने हकारत से परे किया और जहांगीर आलदीन की तबीयत साफ करने का इरादा किए निकली, जबकि मिकाइल को न जाने क्यों दिशा को उकसाकर कमीनी सी खुशी मिली। हाँ, इस पर वो खुद को मलामत भी करते नजर आए, पर ऊपर ऊपर से। लेकिन ये सच था, वो दिशा को सुलगाकर सुकून महसूस करते नजर आ रहे थे। शायद इस औरत ने सताया ही इस कदर था। नामा ने चेंज नहीं किया था, बस बाल खोल लिए थे। वो 9 बजे उठी थी। ईशा पढ़ने के बाद रेडी हुई। मानिया के कमरे में जाकर इसे एक नज़र देखा क्योंकि माइल 6 बजे ही वापस हॉस्पिटल चला गया था। उसके बाद नामा खुद भी बाबा के रूम में आई ताकि इजाज़त ले सके। बाबा, मैं मिस्टर नो को घर ड्रॉप करके आती हूँ, आप मेडिसिन ले लीजिएगा सोने से पहले। वो पास आई और झुककर बाबा का माथा चूमते बोली, रोके तो रुक जाना, अब उसके पास हक है।
वो बाबा को देखती जबरन सा सर हिला गई। क्या बताती कि अभी हक भी तो बहुत भारी है, अगर मिकाइल अंकल ने रोका तो सोचूंगी। वो फौरन बोली, आंखें सी चुराई। वो रोकेगा तो नहीं रुकेगी। बाबा भी नामा को छेड़ने की कोशिश में थे। वो मुझे मुश्किल में नहीं डालेंगे। नामा की आवाज़ भारी हुई। उसके पास रहना मुश्किल है नामा। वो अफसुर्दा थे। अभी तो है बाबा, बहुत बड़ी मुश्किल लग रहा है। वो टूटी आवाज़ बिखरने लगी तो फिरोज ने नामा की हथेली पकड़े चूमी। अगर रुक गई तो कल का ब्रेकफास्ट दोनों यहाँ करना, मुझे एक मैसेज कर देना। कल तेरे बाबा किचन में अपनी क्वालिटीज के जौहर दिखाएंगे। अब जाओ, मेरे दिल की ठंडक उसे भी एहसास दो कि तुम इस रिश्ते से सुकून में हो। वो हैरत से बाबा के मुंह तक रही थी। पर बाबा, नामा ने कुछ कहने की कोशिश की। बस नामा, पुरसुकून हो जा पुत्र। बाबा के हौसला थमाने पर वो सर हिलाती बड़ी मुश्किल से रूम से गई। पर फिरोज साहब हंस पड़े। नामा की हालत प्यार के काबिल थी। नामा ने अपनी हालत दुरुस्त की और वो ठीक 10:30 तक वरियाम हॉस्पिटल पहुंच गई। पहले तो आकर स्पेशल चाय एंजॉय करे, दिमाग को सेट किया। अपने काम से फ्री होता जब नू फूड मेस में आया तो नामा को भी तक किसी ब्लैक ड्रेस में देखे जनाब के कदमों के साथ दिल भी रुका। इस लड़की ने चेंज क्यों नहीं किया, नजर लगवा कर रहेगी। वो तेजी से उसकी जानिब आया तो नामा उसे पास देखते ही उठकर खड़ी हुई। तुमने चेंज क्यों नहीं किया? ऐसे सवाल की नामा को तो वक्को ना थी। चेंज? मुझे लगा ये ठीक है, नहीं एक्चुअली माइंड में नहीं रहा चेंज करना। वो बेहतर घबराई जैसे न जाने क्या हो जाएगा अगर कह देगी उसके लिए नहीं चेंज किया। लेकिन उफनू ने पहली बार उसकी ये लड़खड़ाती टोन देखी कि मुस्कुराहट दबाए ना दब सकी, जबकि नामा उसकी निगाहों की हिद्दत पर मजीद घबराई। आप दोनों का निकाह की बहुत मुबारक। वो रू नामी अकाउंट आपका है नामा सुल्तान? इस पोस्ट ने तो तबाही मचा रखी। बहुत मुबारक हो आप दोनों को जिंदगी का ये नया सफर। ये वही फूड मेस का ऑनर था जिसने दोनों के बीच का फसूल बुरी तरह तोड़ा। नामा को लगा था नू की बात ऐवी होगी, पर सच में सबने ही उन्हें घेर लिया। डॉक्टर, स्टाफ, यहाँ तक कि ऑनर भी, और सबके सिमटने तक 11:30 हो गए। नामा की परेशानी देखे ही नू ने जबरन सबसे माजरत ली और इस भीड़ और बेसुकूनी से निकला। और नामा भी पार्किंग में आकर कुछ पुरसुकून हुई। कहा था अंदर मत आना, ऊपर से चेंज भी नहीं किया। अब तुम्हारी नजर उतरवानी पड़ेगी। कितनी मुश्किल में डाल देती हो तुम मुझे। तुमने देखा नहीं सब कैसे तुम्हें देख रहे थे? बताओ, देखा नहीं क्या? नामा की घबराहट नू के करीब आकर परेशान होने पर दुगनी बढ़ी। वो किसी तरह चाहता था नामा को खुद में छुपा ले, पर मोहतरम का बस ना चल रहा था। नहीं देखा। मैं घर जाते ही चेंज करके बाबा से नज़र भी उतरवा लूंगी, लेकिन मुझे नज़र नहीं लगती, आप बिजी रहें। नामा के हाथ पैर फूले। जिस तरह वो आदमी बेचैन था, खुद ही नामा को फिक्र लाहुक होने लगी। तुम्हें नज़र नहीं लगती? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो बता के नहीं लगती। तुम जो डर कर इतने स्पेशल दिन गिरी, वो नज़र थी ना। खुद को मेरे लिए छुपाओ प्लीज़। आई मीन सच कर यूँ पब्लिक ना आना। नहीं, ये बिल्कुल कोई हुक्म नहीं, ना ज़बरदस्ती है ना आर्डर है। पता नहीं क्या बक रहा हूँ। तुम डरो नहीं प्लीज़। नामा उसकी बदहवासी से सख्त परेशान हुई तो उन्होंने महसूस किया उसकी आवाज़ की टोन ज़रा तेज़ हुई। तभी आखिरी जुमला फूल सी नरमी से कहे। इसने जिस तरह डरते डरते नामा की रुखसारों से अपने हाथों की हथेलियों को जोड़ा, वो लड़की अपनी जगह पत्थर सी हो गई। मैं सजी हुई तो नहीं हूँ, मेकअप भी उतार दिया था, ज्वेलरी भी, बस ये ड्रेस और हील्स ही हैं और मैं डर नहीं रही अभी। नामा ने उसके हाथों पर हाथों को रखा तो उन्हें हटाने की नीयत से था, पर वो नो की परेशानी को लेकर फिक्रमंद थी तो ना हटा सकी। मेरा दिमाग हिल गया है, मुझे तुम बस हील्स और इस ड्रेस में ही सजी लग रही हो। तुम अजीब मत सोचना कि तुम्हारे बॉस को क्या हुआ, अच्छा भला आदमी था। आई एम सॉरी, लगता है पैनिक अटैक अब मुझे आने वाला है। वो नू की बड़बड़ाहट और हाथ हटाकर गाड़ी की तरफ जाने पर मुंह जरा फेरती तमाम तर फिक्र के मुस्कुराई। नू ने खुद को बैठते ही कोसा। क्या बक बक कर रहा है, मलामत भी की, पर जब नामा सामने आकर बैठी तो मौसूफ ने गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। नो, वो बेचैन थी कि नो उसकी वजह से परेशान है, तभी पुकारी। तुम मेरे साथ रुकोगी नहीं? मतलब तुमने कहा ना ड्रॉप करके घर जाकर बाबा से नजर उतरवाओगी। ये सुनकर कुछ हुआ है मुझे। आई मीन जैसे वो होता नहीं कि कभी कभी कोई बात सिरे से बर्दाश्त ना हो। आई नो ये बहुत अजीब होगा सुनने में, लेकिन है नामा। सारी बात आड़े तिरछे घबराए लहजे में मुकम्मल किए। जब वो नामा पुकारा तो नूह ने उसकी तरफ देख लिया। नामा की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। मैं कल आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करके बाबा से जाकर नजर उतरवा लूंगी, ये कहा था मैंने। नामा की आंखें हबीब सा मुस्कुराई।
और नूर सच में अपनी खुशीन हेजल आंखों से होंठों तक उतरने से रोक ना सका। तो क्लियर करना चाहिए था ना। मैं हाँ हाँ ऊंचा बोल गया। तुम डरना मत बस। उसके बार बार डरने की बात पर अब की बार घूरी। अब एक पैनिक अटैक क्या आ गया जरा सा। आपने मुझे बहुत ही छुई मुई समझ लिया। हर वक्त थोड़ा डरती रहती हूँ। वो तो ये रिश्ता जैसे जुड़ा, कोई भी लड़की होती तो स्ट्रेस में आ जाती। दोबारा नहीं कहिएगा कि मत डरो। मैं अपने डर जाहिर करना पसंद नहीं करती, और ये भी नहीं कि कोई मुझे खौफजदा समझे। नू की हालत लम्हे में शेरनी सी टोन पर संभली। इस नामा का यही एतमाद तो लूट गया था। नहीं कहूंगा, वो कहकर नजरें और गर्दन फेर गया। और नामा को सच में अब समझ न आई कि नूह को क्या हुआ। वो लोग विला तक खामोशी से पहुंचे, पर नामा ने पहली बार नूह की चुप में नाराजगी के बजाय तकलीफ महसूस की। गाड़ी दुकान विला की पोस्ट में रुकी तो नामा इससे पहले निकलती। नूह ने उसकी हथेली अपने हाथ में जकड़ते रोका। नामा के चेहरे पर रंग से लहराए। आई एम सॉरी नामा। वो इससे बहुत दिल से माजरत कर रहा था। किस लिए? वो उलझ सी गई कि आदमी किस चीज की माफी तलब कर रहा है। एक तो अपनी अजीब हरकतों पर, दूसरा तुम्हें डरा डरा कहने के लिए। वो ना चाहते हुए भी नरम सा मुस्कुराई। इट्स ओके, बहुत मामूली चीजें हैं, इन पर मुझसे सॉरी मत करें। आप ठीक हैं? इसने हाथ पकड़ा तो दिल चाहा वो इससे पूछे कि इतना बेचैन क्यों है। हाँ मैं ठीक ही हूँ, शायद पूरा ठीक हूँ। उसकी फिर से नजरें चुराने पर मुस्कुराई। कोई मसला है मेरे यहाँ रहने को लेकर? नामा ने मजीद पूछा तो उन्होंने जल्दी से उसे देखते नजरें यूं जमाई, जैसे कह रहा हो सारा मसला ही तो तुम्हारी दूरियां हैं। अब अगर कहते हैं तो यहीं से वापस। वो इसे बात भी पूरी करने ना दे सका। नहीं। उसके इस तड़पते नहीं में नामा की जान अटकी, पर वो जल्द संभल गया। आई मीन रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर जाने की परमिशन नहीं दे रहा, निकलो बाहर। उसका हाथ छोड़े सीट बेल्ट खोलता निकला तो नामा ने अपने हाथ की हथेली को नाक के करीब किया, जहां से नूह के हाथ की खुशबू आ रही थी। वो इसे इतना जोर से पकड़ता था कि नामा ने अपनी हथेली की सुर्खी देखे गहरी सांस खींची और खुद भी बाहर निकली। ओ मेरा बच्चा आया है, खुश आमदीद। जी आया नू, अपने घर में वेलकम मेरी जान। शुक्र है तुम्हारी बाहर वापस आई, हम तो दिन को डर गए थे। इससे पहले नू उसके करीब होता मिकाइल साहब की गलत एंट्री पर झपड़े बेच कर नामा से दूर हटा, जो खुद इतने वार्म वेलकम पर बौखलाहट का शिकार हुई जब मिकाइल ने इसे अपने सीने लिपटा लिया। मुझसे नामा के गले लगने से पहले ही आ गई ये हक जमाने एक्स्ट्रा चालाक वालिद ग्रामी। मैं ये देखता रहा तो मेरी आंखें खून छोड़ देंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये मेरी कैसी मलकियत है जब गले से मेरे सिवा सब लगा रहे हैं। आग लग गई है मेरे अंदर। नूर ने सीख पा होते वाले साहब को लाख गोरियां दी, पर वो आए और नामा को साथ लगाए ऐसे नूह को इग्नोर मार के गए कि नूह की आंखों के आगे सच में अंधेरा सा आ गया। अब बस यहीं आकर बस जाओ तुम। इस घर में तुम्हारी कमी थी जो पूरी हो गई। आ जाओ बैठकर गपशप करते हैं। वो भी पीछे आया और बाबा की बात सुनने लम्हे में सर पर पहुंचा। बाबा वो थकी है, पता है ना, तबीयत बिगड़ गई थी। कल कर लीजिएगा बातें। चलो नामा, ये रेस्ट टाइम है। रू को लगती आग धुआं सा छोड़ने लगी। रू किसी भी तरह नामा के साथ कुछ वक्त चाहता था, पर अपने ही बाबा विलन बने हुए थे। मैं ठीक हूँ, थकन नहीं है। नामा ने मस्कीनियत से नूह के अरमानों पर दुगना पानी फेरा। बेचारा अब कुछ ना कर सकता था, क्योंकि नामा को उठाकर ले जाना अब कुछ ओवर आइडिया था। नामा की नजर नूह के जिज तासुरात पर जमी तो इससे लगा अभी वो चीखना पड़े, तभी खुद ही इरादा बदला। मुझे याद आया, मैंने मेडिसिन तो लाई ही नहीं गाड़ी से। वो खाकर जल्दी सोना होगा, वरना सुबह सर बाहर ही रहेगा। मिकाइल साहब जहाँ फिक्रमंद हुए, वहीं नूर जल्दी से वापस पलटा। तुम रूम में चलो, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारी मेडिसिन। जाओ, शाबाश। नामा ने फौरन से सर हिलाते मिकाइल अंकल से इजाजत ली, और जैसे ही जीने चढ़ी, नू आकर बाबा के सर पर खड़ा ऐसे घूर रहा था जैसे खा जाएगा। मिकाइल साहब ने इग्नोर मारते मुस्कुराहट दबाए साइड से निकलना चाहा। जब वो बाबा को दोनों हाथों से पकड़े, रोक गया। मिस्टर मिकाइल, वो मेरी बीवी है, आपकी बेटी बाद में। तो ये चिपकने की और कब्जा माफिया वाली हरकतें करके मेरा पारा हाई किया तो बहुत बुरा होगा। नूह ने बहुत तहम्मुल और तमीज से बाबा को धमकाया, और वो भी तो नूह के वालिद थे। महाडीठ। अच्छा क्या करेगा तू फिर, बोल। बाबा के सीना तानने पर नूह कुछ दबा। मैं आपकी अनाया की खुशबू के लिए तरसाऊंगा आपको। जल्दी से लड़खड़ाती जुबान संभाले धमकी लगाई। तो अब की बार जो नूह का रोब था मानो शेर वही हो और सामने भीगी बिल्ली।
یہ سب سیڑھیوں کے تیسرے سٹیپ پر کھڑی ناما سن اور دیکھ کر سٹیچو بنی۔ او میرے باپ، میری توبہ، میں چلا سونے۔ میکائل صاحب کے دم دبا کر بھاگنے پر جس طرح نو ہنسا، ناما ہوش میں آتی ابھی سمجھ نہیں پائی کہ نوح کی ہنسی ناما کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھے گل ہوئی۔ مطلب اب کی بار آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچے تھے۔ یہ دمکی بس ایسے ہی دی میں نے، تمہارے ریسٹ کے لیے۔ تم جاؤ نا روم میں، میڈیسن لے کر آیا۔ نوح نے اٹکتی ٹوٹتی آواز میں اپنی سچویشن کلیئر کی اور جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ تو اب کی بار وہ مدھم سا ہنسی پر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اوپر چلی گئی۔ گاڑی سے میڈیسن لانے وہ جب ناما کی جگہ بیٹھا، گہرا سانس اس کی خوشبو میں بھرے اپنی حرکتوں پر پھر ہنس پڑا۔ ناما اسی نوح والے ہی روم میں گئی اور جیسے ہی ڈور اوپن کیا، پورا کمرہ گلابی پھولوں کی مختلف اقسام سے سجا تھا، جبکہ ایک بھی سرخ گلاب کہیں نہ تھا۔ ناما کو ہرگز امید نہ تھی وہ اس کے لیے یہ سب سجوا چکا ہوگا۔ ہماری شادی نارمل ہے ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں طاری ہوتی۔ بابا کی بات یقیناً سچ ہے، وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں، پر میں ان کو نہیں سمجھا سکتی کہ میں کن خوف کا شکار ہوں۔ کاش آپ خود سمجھ جائیں نو۔ وہ کمرے کی خوبصورتی سراہتی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ نو بس آخری جملہ سن سکا جو اس لڑکی نے نو کو پکار کر ادا کیا۔ جب وہ یوں پکارتی، نو کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ مجھے کیا سمجھنا ہے ناما؟ اسی تھمی کیفیت میں جب وہ اس کے پیچھے رکا بولا، تو ناما جو سائڈ ٹیبل پر پڑا واس اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر اس بری طرح گر کر بھیانک آواز دیتے ٹوٹا کہ ناما نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کے کراہنے اور ڈرنے پر نو کے قدم بے اختیار ناما کی طرف بڑھے اور نو ننگے پیر ان کانچ کے ٹکڑوں اور گرے پھولوں پر چڑھ گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ آج تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں، کل کی ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا تبصرہ دینا ضرور، اور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی۔ بائے بائے۔